Lecture number 2, Design and Analysis of Algorithm by Dr. Salmashi. What is an algorithm? Again हम definition को introduction के अंदर दोबारा understand करने की कोशिश करेंगे. An algorithm is a sequence of unambiguous instructions for solving a problem, for obtaining a required output, for legitimate input in infinite amount of time. Sequence input, then algorithm, फिर हम कंप्यूटर में थ्रू सम इनपुट इसको फीड करेंगे और एंड में हमें कोई आउटपुट मिल जाएगी. अगेन हम एल्गोरिथम को क्या कहेंगे कि एल्गोरिथम इज ए सीक्वेंस ऑफ अनएम्बिगुअस इंस्ट्रक्शन फॉर सॉल्विंग ए प्रॉब्लम, फॉर ऑब्टेनिंग रिक्वायर्ड आउटपुट, फॉर एलिजिमिनेट इनपुट इनटू फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम, नॉट इनफाइनाइट. ठीक है, तो कैन बी रिप्रेजेंट वेरियस फॉर्म. एम्बिगुअसी इसमें नहीं होनी चाहिए, एंड क्लियरनेस, एंड द अदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज इफेक्टनेस होनी चाहिए, फाइनाइटनेस होनी चाहिए, टर्मिनेशन होनी चाहिए और करेक्टनेस होनी चाहिए. These are the major component which we consider in any algorithm. This is the historical prospect के एक algorithm इस्यूलेट की बात कर रहे हैं. ये जो algorithm for finding the greatest common divisor है, ये हमें जो है ये डिस्कवर हुआ था मोहम्मद इब्न अल मूसा अल ख्वाज़नी ने 19th सेंचुरी में बनाया था. तो इसकी एकदम एग्जांपल एक डिस्कस करेंगे जो कि एल्गोरिथम ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर निकालने के लिए यूज होती है. नोशन ऑफ एल्गोरिथम एंड प्रॉब्लम्स. सबसे पहले हमारे पास प्रॉब्लम है, फिर हमारे पास एल्गोरिथम है, और फिर कोई इनपुट का इंस्टेंस है जिसको हमने कंप्यूटर में डाला और आउटपुट की, और फिर हमें एक एल्गोरिथम का सलूशन मिल जाता है. और हमें एक प्रॉब्लम के बहुत से सलूशन भी अकॉर्डिंग टू देयर इंस्टेंट हो सकते हैं. जैसे अगर आप सॉर्टिंग देखें तो जैसे जैसे सीक्वेंस चेंज होगा उसका रिजल्ट भी चेंज हो जाएगा. यानी अगर हमारे पास 5 का सीक्वेंस है या 10 का सीक्वेंस है या 1000 का सीक्वेंस है, तो उसका जो आउटपुट है उस लिहाज से उतना ही टाइम लेके मिलेगी और चेंज हो जाएगा रिजल्ट. एग्जाम्पल ऑफ कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम. लाइक एक हम प्रॉब्लम के कंप्यूटेशनल डिस्कस करते हैं कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम क्या है, इनपुट हमें क्या मिल रहा है सॉर्टिंग के लिहाज से, सीक्वेंस ऑफ n नंबर. ठीक है, तो हमें कोई भी n नंबर मिल रहे हैं. आउटपुट क्या होगा, रिकॉर्ड ऑफ इनपुट सीक्वेंस, जो रीऑर्डरिंग करेंगे हम a1 से लेकर an सो दैट द ai लेस देन इक्वल टू aj वेयर i इज लेस देन j. ये हमारी कंडीशन है. इंस्टेंस सीक्वेंस कोड हमारे पास है 53283. ठीक है, तो इसको हम किसी भी एल्गोरिथम से सॉल्व कर सकते हैं. सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट और मैनी अदर लाइक बबल सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, हीप सॉर्ट. तो इट कैन बी सॉल्व बाय मैनी एल्गोरिथम. ठीक है, तो ये एक एग्जांपल है सॉर्टिंग की कि किस तरह से हम सारे स्टेप्स एल्गोरिथम से सॉल्व करके फिर हम इसका जेन्युइन सीक्वेंस लिख देंगे और वो सीक्वेंस क्या होगा कि इसको सॉर्ट कर दिया गया. सिलेक्शन सॉर्ट. सिलेक्शन सॉर्ट में हमारे पास एक इनपुट एरे होती है जिसमें n नंबर ऑफ एलिमेंट्स होती है. देन फिर आउटपुट एरे जो कि हम नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में एरे को सॉर्ट कर देते हैं. एल्गोरिथम क्या है, फॉर i इक्वल्स टू n स्वैप a ऑफ i विद स्मॉलेस्ट ऑफ a ऑफ j. और ये तब तक चलता रहता है जब तक a n तक नहीं पहुंच जाता. ठीक है, इज दिस एम्बिगुअस, effective? So these are the questions. Yeah, this is effective, sometime ambiguous also. Effective in the sense ये आप तब कह सकते हैं जब आपके पास small inputs हो तो इसके लिए effective है. शायद बहुत बड़ी large inputs हो जाए तो ये uneffective हो जाएगा. So well known computational problems कौन कौन से हैं, sorting है, searching है, shortest path in a graph है, minimum spanning tree है, preliminary testing है, traveling salesman person है, knapsack problem, chess, tower of Hanai and program terminations.
ठीक है, तो ये कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम इस सब्जेक्ट में मुख्तलिफ चैप्टर्स में ये सारे प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे और इनके एल्गोरिथम्स को भी थ्रू कॉम्प्लेक्सिटी चेक करेंगे। बेसिक इश्यूज रिलेटेड टू एल्गोरिथम्स, कौन कौन से इश्यूज हैं? हाउ टू डिज़ाइन एल्गोरिथम, हाउ टू एक्सप्रेस एल्गोरिथम, प्रूविंग करेक्टनेस, एफिशिएंसी एनालिसिस, थ्योरेटिकल एनालिसिस। थ्योरेटिकल एनालिसिस हमारा बेस करता है बेसिकली जैसे हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे या स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इन फॉर्म ऑफ मैथमेटिकल वर्क करेंगे तो वो हमारे थ्योरेटिकल एनालिसिस में आएगा जिसमें हम बहुत से एनालिसिस करेंगे। फिर एक होता है एम्पेरिकल एनालिसिस। ये एम्पेरिकल एनालिसिस जो होता है ये इवेंट बेस्ड अप्रोच होती है कि आप उसे स्टडी करें और इंटरप्रेशन ऑफ इंफॉर्मेशन करें। ठीक है, ये रियल वर्ल्ड यानी एम्पेरिकल अप्रोच मीन रिलाई ऑन रियल वर्ल्ड डेटा, मेट्रिसेस एंड रिजल्ट रादर देन थ्योरेटिकल्स एंड कॉन्सेप्ट। यानी कि आपने जो कुछ करना है रियल वर्ल्ड डेटा के ऊपर आप करके और फिर आप उसका रिजल्ट निकालेंगे और वो उसी रियल वर्ल्ड डेटा के ऊपर बेस करता होगा। ठीक है, इस तरह के हम एग्जांपल्स करेंगे जैसे ट्रैवलिंग सेलमैन प्रॉब्लम है तो वो भी इसमें आती है। ठीक है, इसके बाद है ऑप्टिमैलिटी यानी ऑप्टिमल जो है किसी एल्गोरिथम को करना या उसको रिड्यूस करना ताकि वो एफिशिएंट हो जाए। एल्गोरिथम डिज़ाइन स्ट्रेटजीज, अभी तक आपको मैंने ये बताया कि कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये आ जाती है कि हमारे पास बहुत से डिज़ाइन स्ट्रेटजीज हैं जैसे ब्रूट फोर्स, डिवाइड एंड कॉन्कर, फिर हमारे पास डिक्रीज एंड काउंटर, फिर हमारे पास है ट्रांसफॉर्म एंड कॉन्कर। ये सारी टेक्निक्स हैं जो कि आप इन फॉर्म ऑफ चैप्टर्स में रीड आउट करेंगे। फिर आपके पास ग्रेडी अप्रोच है, फिर आपके पास डायनामिक प्रोग्रामिंग, बैक ट्रैकिंग एंड ब्रांच एंड बाउंड, स्पेस एंड टाइम ट्रेड ऑफ। ठीक है, तो अगर हम सिर्फ ब्रूट फोर्स की बात करें तो थर्ड चैप्टर आपका इस पे जो बुक का है उसमें अंदर ये सारा ब्रूट फोर्स का डिस्कस हुआ है कि ब्रूट फोर्स का मतलब है कि आपको एक सोल्यूशन समझ में आता है और आप उसको ड्रॉ कर दें। सिलेक्शन सॉर्ट का एक ही सोल्यूशन है जिसको आप रीड्रॉ करके लिख लेते हैं या एल्गोरिथम बना लेते हैं, वो ब्रूट फोर्स में आएगा। ठीक है, अब सारी चीज़ें ब्रूट फोर्स में नहीं हो सकती तो फिर उसको हम डिवाइड एंड कॉन्कर से सॉल्व करेंगे। यानी जो चीज़ें ब्रूट फोर्स से सॉल्व नहीं हो सकती तो फिर हमें इससे डिवाइड एंड कॉन्कर करके करेंगे। जैसे कि आप केक है, केक को आप फुली नहीं खा सकते, यू हैव टू डिवाइड इट। आप रोटी है, फुली नहीं खा सकते, आपको डिवाइड करनी पड़ेगी। इसी तरह बहुत से डिक्रीज एंड कॉन्कर यानी आप उसे डिक्रीज करके और फिर ऐसा ऐसा काम करेंगे। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर है ट्रांसफॉर्म एंड कॉन्कर। ट्रांसफॉर्म एंड कॉन्कर में भी आप एक चीज़ को दूसरी चीज़ में कन्वर्ट करेंगे। जैसे ग्राफ के अंदर आप जो है वो ट्रांसपोर्टेशन की एग्जांपल को कन्वर्ट करते हैं और फिर उसका रिजल्ट निकालते हैं। उसके बाद आता है ग्रेडी अप्रोच। ग्रेडी अप्रोच में जितने भी आपके पास ग्रेडी एल्गोरिथम्स है वो सारे आ जाते हैं कि जिसके अंदर आपका कंसर्न से भी होता है कि आप ऑब्जेक्टिव अचीव कर लें बजाय ये कि बहुत से कंस्ट्रेंट को ज़हन में रखें। फिर आ जाता है डायनामिक प्रोग्रामिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके भी हम एग्जांपल करेंगे। और बाकी भी दो बैक ट्रैकिंग और ब्रांच एंड बाउंड के भी हम एल्गोरिथम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये 1 बाय 1 चैप्टर्स के अंदर या लेक्चर्स के अंदर हम डिवाइड करके इसको सॉर्ट आउट कर लेंगे। ठीक है, अब एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम करने के लिए हमें क्या देखना होता है कि हाउ गुड इज द एल्गोरिथम। ठीक है, किस बेस पे करेक्टनेस की फॉर्म में, उसके अंदर टाइम एफिशिएंसी क्या है और स्पेस एफिशिएंसी। ये 3 मीट्रिक्स हम ये देखते हैं कि जब हमने देखना होता है कि एक एल्गोरिथम कितना अच्छा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम 1 बाय 1 हर एल्गोरिथम के लिए करेंगे। डज देयर एग्जिस्ट ए बेटर एल्गोरिथम, क्या उससे बेहतर एल्गोरिथम अवेलेबल है? तो उसके लिए हमें 2 मीट्रिक्स देखने पड़ते हैं, लोअर बाउंड एंड ऑप्टिमैलिटी। ये 2 चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। यानी जब एक चीज़ को हम इस तरह से ड्रॉ करते हैं तो लोअर बाउंड क्या होता है, नीचे वाली बेस, और अपर बाउंड क्या होती है, ऊपर पीक में। तो जो एल्गोरिथम यहाँ लाई करेंगे तो वो हम कहेंगे कि वो लोअर बाउंड में या ऑप्टिमैलिटी में। जो यहाँ लाई करेंगे हम कहेंगे वो हाई है, पीक पे हैं, वो अच्छे सॉल्यूशंस नहीं हैं। अगेन एल्गोरिथम को अगर आपको मज़ीद लिखना हो कि व्हाट इज़ एन एल्गोरिथम इन अ डिस्क्रिप्टिव वे तो आप इसे एक्सप्लेन करेंगे
कि ये एक रेसिपी है, एक प्रोसेस है, एक मेथड है, एक टेक्निक है, प्रोसीजर है, रूटीन है विद द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स। ये सब कुछ करने के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा? फर्स्ट पॉइंट क्या होगा कि वो फाइनाइटनेस हो, यानी उसको टर्मिनेट होना है हर सूरत, टर्मिनेट आफ्टर ए फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स। दूसरी इसमें चीज़ है डेफिनेशननेस, यानी रिगरसली एंड अनबिगुअस स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए, क्लियर स्पेसिफाइड इनपुट, तो वैलिड इनपुट्स और क्लियरली स्पेसिफाई होनी चाहिए कि आपको उसके लिए क्या इनपुट्स चाहिए, वो क्लियर होनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट है क्लियरली स्पेसिफाई एक्सपेक्टेड आउटपुट, कि आपको क्या आउटपुट चाहिए, यू ऑलरेडी नो दैट, कैन बी प्रूव टू प्रोड्यूस द करेक्ट आउटपुट गिवन ए वैलिड इनपुट। इफेक्टिवनेस भी इसका लास्ट पॉइंट है, स्टेप्स आर सफिशिएंटली सिंपल एंड बेसिक होने चाहिए। तो ये सारे वो एल्गोरिथम के रेसिपी के प्रोसीजर, मेथड, टेक्निक, प्रोसीजर, रूटीन, हर एक जो एल्गोरिथम का इंग्रेडिएंट है उसमें ये सारे 5 जो है वो हमें फॉलो करने पड़ते हैं जब भी हम उसे बनाते हैं। नेक्स्ट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट जो है वाई स्टडी एल्गोरिथम, कि आपके ध्यान में भी आता होगा कि हम क्यों ये कर रहे हैं और हम ये एल्गोरिथम्स क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं कि थ्योरेटिकल इम्पोर्टेंस है इसमें, कि द कोर ऑफ कंप्यूटर साइंस जो कहलाती है, कि आपको थ्योरेटिकली बहुत सी चीज़ों को एनालाइज करना, उनके एल्गोरिथम बनाना आना चाहिए, ताकि आप उनकी स्ट्रैटेजीज़ को प्री डिफाइन कर सकें, जो कि आपके एम्पेरिकल एनालिसिस यानी रियल टाइम डाटा के लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो दूसरा है प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंस, कि आपके प्रैक्टिकल टूल किट ऑफ नोन एल्गोरिथम हो, आपके पास एक डाटा सेट हो जिसको आप समझ सकते हैं कि आपके पास स्ट्रैटेजीज़ में कौन सा एल्गोरिथम जो है उस डाटा सेट के लिए सपोज इम्पोर्टेंट है। फ्रेमवर्क फॉर डिज़ाइनिंग एंड एनालाइजिंग फ्रॉम द न्यू प्रॉब्लम, एग्जाम्पल लाइक गूगल पेज रैंक टेक्नोलॉजी है, यस, यानी कोई भी चीज़ है तो आप उसका जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंस है उसमें उसको डिफाइन करने के लिए आपको उसका फ्रेमवर्क बनाने के लिए आपके पास कुछ माइंड के अंदर प्रीवियसली चीज़ें होनी चाहिए, एल्गोरिथम्स होने चाहिए, फ्रेमवर्क्स होने चाहिए, ताकि आप उसकी वजह से रीडेफिनेशंस कर सकें। ठीक है, दिस इज यूक्लिड एल्गोरिथम जो हमारे पास है। बेसिकली हम क्या करते हैं इसमें, हम GCD यानी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र, एक हमारे पास 2 नंबर्स होते हैं, उनमें से हम डिफाइन करते हैं द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र ऑफ 2 नॉन इंटीजर बट नॉट बोथ ज़ीरो। इंटीजर जो है वो मस्ट भी हमारे पास कोई पॉजिटिव नंबर्स होने चाहिए और ज़ीरो भी नहीं होने चाहिए और लेस देन 0 भी नहीं होने चाहिए। एग्जाम्पल क्या है कि अगर आप GCD निकालें 60 और 24 का तो आपके पास 12 आता है। इसी तरह आप GCD सिर्फ 60 का निकालें तो इसी तरह 0 है तो फिर भी 60 है। GCD 00 का निकालें तो क्वेश्चन मार्क है। तो यूक्लिड एल्गोरिथम जो है इज बेस्ड ऑन रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ क्वालिटी। ठीक है, GCD mn इक्वल्स टू GCD n m mod n, ये इसके एग्जाम्पल है कि अगर आप उसे डिवाइड करेंगे तो आपके पास रिमाइंडर में उसका डिवाइजर आ जाएगा until the second number become 0 which make the problem trivial। ठीक है, अगर 0 हो, दूसरा नंबर 0 हो तो वो फिर आपके लिए ट्रिवियल एग्जाम्पल बन जाती है। जैसे कि अगर कॉमन ग्रेटर कॉमन डिवाइजर ऑफ 60 24 करें या 24 12 करें, इन सब सिचुएशन में हमारे पास आंसर 12 आता है। 2 main issues related to algorithms. First one is how to design algorithm and second one is how to analyze algorithm efficiency. These 2 important issues are related to all algorithms. Fundamental steps of algorithm problem solving. ये हमारे पास फ्लो चार्ट की फॉर्म में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स हैं एल्गोरिथम के। फर्स्ट वन इसमें क्या है, अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम के पास सबसे पहले आपको प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि जब आप प्रॉब्लम को अच्छी तरह अंडरस्टैंड करते हैं कि उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं तो खुद ब खुद उसका सॉल्यूशन का सीक्वेंस भी आपको समझ आना शुरू हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें है डिसाइड ऑन कंप्यूटेशनल मीन्स। सबसे पहले आपने जो भी प्रॉब्लम किया है उसके बाद आप जो सेकेंड स्टेप होता है उसमें कुछ आपने
3, 4, 5 किस्म के आप कह लें डिसीजंस लेने होते हैं कि आपको कौन से कंप्यूटेशनल मीन की ज़रूरत है। जैसे सपोज ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है तो आपको ग्राफ का डेटा स्ट्रक्चर चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर एक नॉर्मल कोई सॉर्टिंग करनी है तो आपको एक नॉर्मल एरे से भी काम चल सकता है। तो इस तरह से जो होता है कि आपने कंप्यूटेशनल मीन्स देखने होते हैं। फिर है एग्जैक्ट वर्सेस अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन। आपको ये देखना होगा कि आपको एग्जैक्ट सोल्यूशन चाहिए या अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन चाहिए। एग्जैक्ट सोल्यूशन ये है कि आपने 2 + 2 किया, आपको 4 आंसर मिल गया। लेकिन अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन ये है कि जैसे टाइम बाउंड है, टाइम अप्रॉक्सीमेट आप देंगे कि सपोज 1 आवर है, लेकिन 1 आवर से ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी। जैसे आप डिस्टेंस वर्सेस अगर आप व्हीकल को अगर आप उसका टाइम नोट कर रहे हैं तो वो टाइम ऊपर भी जा सकते हैं, नीचे भी जा सकते हैं, क्योंकि उसको ऑब्स्टिकल भी मिल सकते हैं रास्ते में जिससे उसका टाइम एक्सीड हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि आपको कोई जाम या कोई सिग्नल कोई चीज़ आपके लिए मसला ना बने और आप इजीली पहुंच जाएं, ठीक है। तो इसलिए अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन भी समटाइम नेसेसरी होते हैं और समटाइम एग्जैक्ट सोल्यूशन इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर आ जाते हैं डाटा स्ट्रक्चर कि आपने कौन सा डाटा स्ट्रक्चर यूज़ करना है। ये कंप्यूटेशनल मीन्स से ही डिपेंड करता है कि आपको कौन सा है, लीनियर चाहिए या नॉन लीनियर चाहिए, ठीक है। फिर आपने देखना है कि एल्गोरिथम डिज़ाइन टेक्निक्स जितनी भी हैं उनमें से कौन सी वाली टेक्निक यहाँ पे फॉल करेगी, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि ब्रूट फोर्स है, फिर आपके पास डिवाइड एंड कॉन्कर है, ट्रांसफॉर्म एंड कॉन्कर है। तो उन सब में से कोई भी कौन सी टेक्निक यहाँ पे इसमें अप्लाई होगी एल्गोरिथम में। फिर आप उस एल्गोरिथम को डिज़ाइन करते हैं, सूडो कोड लिखते हैं और फिर उसको किसी लैंग्वेज के थ्रू जो इम्प्लीमेंट करते हैं। फिर आप देखते हैं उसमें करेक्टनेस देखते हैं। करेक्टनेस ये होता है कि वो टर्मिनेट हो रहा है, वो इनफाइनाइट तो नहीं है, और इस तरह की चीज़ें जो हैं, यानी उसमें कोई लॉजिकल एरर तो नहीं है। ये सारी चीज़ें जब आप इसको चेक कर लेते हैं तो उसकी जो करेक्टनेस है वो प्रूफ हो जाती है। उसके बाद आप उसको एनालाइज करना शुरू कर देते हैं कि क्या वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लिहाज से कितना टाइम कंज्यूम कर रहा है। अगर वो एल्गोरिथम शॉर्ट इंस्टेंट्स यानी स्मॉल इंस्टेंट जैसे 10 वैल्यूज़ हैं उसके लिए काम कर रहा है, लेकिन जैसे ही आपने 100 वैल्यूज़ के लिए काम किया तो वो नहीं कर रहा, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि आपके पास कितनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम जो है वो कितना इंक्रीज़ कर गया। यानी टाइम जो है पहले जो था वो T1 इंस्टेंट के लिए आपके पास कम था, लेकिन Tn इंस्टेंट के लिए वो ज़्यादा होता चला गया, ठीक है। तो आप इसको कैसे कम करें, फिर आप एंड में आप इसको कोड कर देते हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ वैसे पहले कोडिंग करते हैं, फिर ये सारे स्टेप्स किए जाते हैं रिवर्सली, लेकिन एक्चुअल सीक्वेंस इसका ये है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको रीडिज़ाइन करनी पड़ती हैं। जैसे अगर आप देखें यहाँ पे बार बार आपको डिज़ाइन प्रूफनेस और इन डिसाइड ऑन कंप्यूटेशनल में आपको बार बार मूव भी करना पड़ सकता है, ये शो हो रहा है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे भी आप देखें एनालाइज करने के बाद भी आपको रिवर्स जाना पड़ सकता है, एनालाइज करने के बाद आपको डिज़ाइन पे भी दोबारा जाना पड़ सकता है। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आपको फिर बार बार करनी पड़ती हैं ताकि आप एक प्रॉपर एल्गोरिथम को कोड कर सकें। What does it mean to understand the problem? हमने जो पीछे हमने स्लाइड्स में स्टेप्स देखे हैं, इसकी कुछ डिस्क्रिप्शन है कि आपके पास अंडरस्टैंड प्रॉब्लम में क्या चीज़ें कि व्हाट आर द प्रॉब्लम ऑब्जेक्ट्स, क्या प्रॉब्लम के ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, ठीक है। रियल टाइम डाटा जब आप एनालाइज करते हैं तो आप देखते हैं कि ऑब्जेक्ट्स क्या हैं। जैसे एक अगर आप डेटाबेस बना रहे हैं तो आप उसमें देखेंगे कि क्या एंटिटीज़ हैं जिनको आपको स्टोर करना है, ठीक है। व्हाट आर द ऑपरेशन अप्लाई टू द ऑब्जेक्ट्स, और उन ऑपरेशंस पे कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स अप्लाई करने हैं। इसके लिए आप एग्जांपल ग्रॉसरी स्टोर जैसे हो सकता है कोई, तो आपने सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनको देखना है और फिर देखना है कि आप उन पे कैसे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। उनकी प्राइस होगी, एक्सपायरी डेट होगी, उनके नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स होंगे, ठीक है। डिपेंड करता है कि किस तरह से होगा। फिर नेक्स्ट आपके पास है डिसाइड ऑन कंप्यूटेशनल मीन्स, ठीक है। तो इसमें हम क्या है हाउ द ऑब्जेक्ट्स वुड बी रिप्रेजेंटेड, यानी किस तरह से आप उन्हें रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे मैंने अभी आपको कहा कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है तो आप उसे ग्राफ के अंदर करेंगे, या कोई और चीज़ है तो आप उसको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे।
हाउ द ऑपरेशन वुड बी इम्प्लीमेंटेड, और कौन कौन से ऑपरेशन आपको ज़रूरत है। जैसे अगर कैलकुलेशन करनी है या कोई आपने जीपीएस सिस्टम बनाना है तो आपको वैल्यूज़ चाहिए, वैल्यूज़ होंगी तो फिर आप एक फार्मूला लगा के उसका जीपीए कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। फिर आता है आपके पास डिज़ाइन एंड एल्गोरिथम से, उसमें क्या मुराद है कि इसका मतलब ये है कि बिल्ड ए कंप्यूटेशनल मॉडल ऑफ सॉल्विंग प्रोसेस, यानी आप अब स्टेप्स बताएंगे कि आप उसका मॉडल बनाएंगे कि इस तरह से इनपुट आएगी, इस तरह से मेरा कंप्यूटेशनल होंगी और इस तरह से आउटपुट आएंगे, ठीक है। जैसे आप कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं a इक्वल्स टू b प्लस c, तो अब इसमें क्या होगा, पहले a और b का डाटा होना चाहिए, फिर आपके पास उसमें ऑपरेट प्लस होना चाहिए और फिर वो a में जाके स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपने एल्गोरिथम को क्या जो कंप्यूटेशनल सॉल्विंग स्टेप्स हैं वो भी देखने होंगे। और फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि करेक्टनेस उसकी कैसे इंप्रूव की जाए। करेक्टनेस में क्या है, आपने क्या देखना होगा, करेक्ट आउटपुट फॉर एवरी लेजिटिमेट इनपुट इन इनफिनाइट टाइम, यानी कोई भी चीज़ टर्मिनेशन या इनफिनाइट टाइम नहीं होनी चाहिए, ये आप चीज़ ने कन्फर्म करना है। और बेस ऑन द करेक्ट मैच फार्मूला, जो भी फार्मूला आप लगाएं वो लॉजिकली सही होना चाहिए और बाय इंडक्शन आप उसे प्रूव कर सकें। इंडक्शन का मेथड हम जो है वो आगे चल के करेंगे और उसमें आप देखिएगा कि इंडक्शन कुछ एल्गोरिथम के प्रूव करने के लिए हमें यूज़ करनी पड़ती है जी। फिर हमारा आ जाता है एनालाइज द प्रॉब्लम। एनालाइज द प्रॉब्लम में हमने क्या करना होता है, एफिशिएंसी और उसकी सिंप्लिसिटी देखनी होती है इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड स्पेस, ठीक है। फिर उसकी जनरलिटी देखनी होती है कि वो कौन सी रेंज ऑफ इनपुट को देख रहा है, फिर कुछ स्पेशल केसेस भी देखने होते हैं, और फिर ऑप्टिमलिटी कि कोई नो अदर एल्गोरिथम कैन डू बेटर, ठीक है। तो अगर आप देखें तो रेंज ऑफ इनपुट में आप देख लेंगे, जैसे सॉर्टिंग है तो उसका सीक्वेंस जैसे नंबर ऑफ जो आपके पास फिगर्स हैं या जो आपके डिजिट्स हैं उनका फिगर चेंज होता है, तो वैसे ही आपकी इनपुट चेंज होती है और कुछ स्पेशल केस भी आ जाते हैं कि ऑलरेडी वो सॉर्टेड है या नहीं है, ठीक है। तो ये सारी और इसी तरह से अगर आपको एक मेथड सूट नहीं करता तो आप दूसरे मेथड की तरफ जा रहे हैं कि आपको पता चल रहा है कि ये एल्गोरिथम यहाँ तक तो इन स्पेशल केसेस के लिए या इन रेंज ऑफ इनपुट के लिए तो काम कर रहा है, लेकिन इससे ज़्यादा हो जाए तो नहीं करता, तो फिर आपको कोई और एल्गोरिथम भी देखना पड़ता है, या फिर वही वाला एल्गोरिथम किन किन सिनेरियो के लिए बेहतर है, तो ये ऑप्टिमलिटी में आता है। फिर लास्ट एक और स्टेप जो है वो क्या है, या कोडिंग, हाउ द ऑब्जेक्ट्स एंड ऑपरेशन इन द एल्गोरिथम आर रिप्रेजेंटेड इन द चूजन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिहाज से अब आपको देखना है कि आपने उसको किस तरीके से इंटरप्रेट करके और ट्रांसफॉर्म करके उसमें स्टोर करना है, क्योंकि समटाइम हम जो चीज़ें देख रहे होते हैं कंप्यूटर में हमें उनको एज अ इनपुट डालने के लिए कुछ और ऑपरेशन और रिप्रेजेंटेशंस करनी पड़ती हैं जी। तो फिर एल्गोरिथम डिज़ाइन टेक्निक्स और स्ट्रेटजीज में ये सारे आ जाते हैं, ये हम ऑलरेडी पिछले स्लाइड्स में भी कर चुके हैं यहाँ पे, क्योंकि ये स्टेप्स में आ रहा था फ्लो चार्ट में कौन कौन से हमने डिज़ाइन स्ट्रेटजीज जो है हमारे माइंड में होनी चाहिए ताकि हम उसका एल्गोरिथम का सोल्यूशन बेटर परफॉर्म कर सकें। तो ये सारी ब्रूट फोर्स, डिवाइड एंड कॉन्कर, डिक्रीज एंड काउंटर, ट्रांसफॉर्म, स्पेस एंड टाइम, ग्रीडी एल्गोरिथम, डायनेमिक, इटरेटिव, बैक ट्रैकिंग एंड ब्रांच एंड बोर्ड, ये सारे के सारे हमारे पास स्ट्रेटजीज या टेक्निक्स हैं जिनको हम अप्लाई करके अपने एल्गोरिथम को प्रॉपर तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। सो एनालाइज करते हुए हमें क्या करना है, टाइम स्पेस देखनी है, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि करेक्टनेस हम इग्नोर करें क्योंकि बने बनाए एल्गोरिथम होते हैं, लेकिन समटाइम हमें करेक्टनेस भी देखनी पड़ती है, ठीक है। तो एल्गोरिथम के कोड होने के लिए हमें ये देखना पड़ता है एनालाइज, और जब हमने बेटर देखना हो तो हमें लोअर बाउंड्स और ऑप्टिमलिटी देखनी है, जो कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ। अगेन हमारे पास आ जाती है इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम टाइप्स, जो कि मैं आपको पहले लेक्चर में भी एक्सप्लेन कर सकी हूँ, लेकिन जिन्होंने वो अटेंड नहीं किया या तो उनके लिए दोबारा से यहाँ पे हम रिपीट कर रहे हैं। इसमें हमारे पास सॉर्टिंग, सर्चिंग, स्ट्रिंग, ग्राफ, कम्बिनेशनल, ज्योग्राफिक और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स टाइप्स में आते हैं, जिनकी बेस पे हम एल्गोरिथम का सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, और इन सारे के सारे जो प्रॉब्लम्स हैं इनको हम प्रॉपर
डिज़ाइन टेक्निक्स के साथ मैच करके परफॉर्म करते हैं ताकि हम रियल टाइम डेटा में अगर इससे मिलता जुलता प्रॉब्लम आ जाए तो उसको सॉल्व कर सकें। फर्स्ट वन आपके पास सॉर्टिंग है। इसमें क्या होता है, रीअरेंज द आइटम ऑफ गिवन लिस्ट इन असेंडिंग ऑर्डर। इनपुट हमारे पास क्या होगी, अ सीक्वेंस ऑफ n नंबर, जिसमें हमारे पास कोई भी सीक्वेंस होगा कुछ नंबर्स का, और आउटपुट क्या होगी कि हम इसे रीऑर्डर कर देंगे कि a1 a2 और an ऑफ द इनपुट सीक्वेंस सच दैट ai लेस देन इक्वल टू a2 लेस देन इक्वल टू an, यानी इस तरह से हम सॉर्ट करेंगे कि वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएगा और हर पहले वाला आइटम जो है वो नेक्स्ट वाले आइटम से छोटा होगा। सॉर्टिंग के लिए हमें क्या होता है कि हमें सर्चिंग करनी पड़ती है, हेल्प सर्चिंग करने को हेल्प करता है, और एल्गोरिथम ऑफर यूज सॉर्टिंग एज ए की सब रूटीन के तौर पे यूज है। जैसे हम सर्चिंग कर रहे हैं तो हमारे पास एक की मेथड होगा कि हम उससे पहले सॉर्ट कर लें। और सॉर्टिंग की क्या होता है, ये हमारे पास स्पेशली चूजन पीस ऑफ इंफॉर्मेशन यूज टू गाइड सॉर्टिंग, जैसे सॉर्ट स्टूडेंट रिकॉर्ड बाय नेम्स, ठीक है, बाय देयर GPA और एनीथिंग लाइक दैट। तो ये हमारा ये होगा कि उससे हमें इंफॉर्मेशन गेट करने में आसानी होगी। ये हमारे पास सॉर्टिंग की एल्गोरिथम्स की टाइप है, जिसमें सिलेक्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, हीप सॉर्ट, इसके अलावा भी बहुत से सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स आ चुके हैं। का मकसद क्या है, इवैल्यूएट सॉर्टिंग एल्गोरिथम कॉम्प्लेक्सिटी नंबर ऑफ की कंपैरिजन, ठीक है। तो हमारे पास सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ आती है कि कंपैरिजन्स कितने करने पड़े। जिस एल्गोरिथम में कम कंपैरिजन्स के साथ हमें रिज़ल्ट मिल जाएगा वो बेहतर रिज़ल्ट होगा, या बेहतर सीक्वेंस होगा वो वाला, या उसकी एफिशिएंसी बेटर हो जाएगी। टू प्रॉपर्टीज़ हमें इसमें मज़ीद देखनी होती हैं। एक है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी क्या है, कि सॉर्टिंग एल्गोरिथम इज कॉल्ड स्टेबल इफ इट प्रिजर्व द रिलेटिव ऑर्डर ऑफ एनी टू इक्वल आइटम इन द इनपुट, ठीक है। तो ये चीज़ हमें पहले देखनी पड़ती है कि स्टेबिलिटी क्या है। और इनके क्या, सॉर्टिंग एल्गोरिथम इज इन प्लेस इफ इट डज नॉट रिक्वायर एक्स्ट्रा मेमोरी। तो इसमें देखें हमें किसी में एक्स्ट्रा मेमोरी नहीं चाहिए होती बहुत ज़्यादा, सॉर्ट में भी टेम्प वेरिएबल एक चाहिए होता है। तो ठीक है, तो एक तरह से ये दो प्रॉपर्टीज भी आपको हर सूरत उसमें मैच करनी चाहिए। ये हमारे पास सिलेक्शन सॉर्ट का एल्गोरिथम है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि फॉर i इक्वल्स टू 0 टू i(n-2) तक ये रन होता है कोई भी एलिमेंट्स पे, और हम उसमें से एक मिनिमम वैल्यू जो होती है, जो कि जैसे हमारे पास 3, 1, 2 सपोज है, तो हम सबसे पहले आइटम को जो है वो मिनिमम में डाल देंगे, ठीक है। और फिर j को बाकियों से कंपेयर करेंगे, और इस तरह से कोई और उससे लेस आएगा तो उससे स्वैप कर देंगे। तो इस तरह से ये एल्गोरिथम हमारा रन करता है, और एंड में जो है वो सारे आइटम जो हैं इस तरह सीक्वेंस में आ जाते हैं। ये हमारे पास सर्चिंग की एग्जांपल है कि फाइंड ए गिवन वैल्यू, कॉल इज सर्च की इन अ गिवन सेट। तो फिर हम उसे सिक्वेंशियल सर्च से भी कर सकते हैं और बाइनरी सर्च से भी कर सकते हैं। लाइक ये हमारे पास एक एल्गोरिथम है, ठीक है। इसमें क्या होगा कि एरे हमने गिवन है और एक की एक्स गिवन है, ठीक है। तो एम जो है हमारे पास पहला आइटम है, आई ये बाइनरी सर्च हमने किया है कि हम उसे i प्लस जे डिवाइड बाई 2 करके देख रहे हैं। अगर आइटम जो है फर्स्ट, यानी कि अगर आप इस तरह से पूरी एरे ले रहे हैं और आइटम x जो है आपने देखना है कि वो किस हाफ में प्रेजेंट है, जिस हाफ में प्रेजेंट है फिर आप उसमें उसी में सर्चिंग करेंगे और इस वाले हाफ को छोड़ देंगे। अगर वो लेफ्ट साइड पे अवेलेबल है तो हमें सिर्फ इस एरिया में ही सर्च करना है, ठीक है। तो इस तरह से इसमें हमने हाफ पार्ट जो इग्नोर कर दिया, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी वो कह रहे हैं log of n है, लेकिन हम कैसे आएगी ये हम आगे जाके डिटेल में जब ये एल्गोरिथम डिस्कस करेंगे जिस जगह भी, तो वहाँ पे आपको बताऊंगी। जी, तो फिर आ जाता है स्ट्रिंग प्रोसेसिंग। ये भी इम्पोर्टेंट टाइप है। क्या है, आ स्ट्रिंग इज ए सीक्वेंस ऑफ करेक्टर फ्रॉम एन अल्फाबेट। टेक्स्ट स्ट्रिंग हो सकता है जिसमें लेटर्स, नंबर्स और स्पेशल करेक्टर्स हो सकते हैं, और स्ट्रिंग मैचिंग हमें फिर उसमें गिवन वर्ड या पैटर्न को मैच करने के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने सर्चिंग फॉर ए वर्ड और फ्रेज ऑन www और इन वर्ड डॉक्यूमेंट, जैसे कि हम करते हैं जब भी हमें सर्च करना होता है, हम गूगल पे उसका कुछ टेक्स्ट लिखते हैं जिसको फिर हम सर्च करते हैं। सर्च फॉर द शॉर्ट रीड इन अ रेफरेंस जीनोमिक सीक्वेंस, ठीक है। तो किसी शॉर्ट रीड को हमने रेफर करना हो या उसको सर्च करना हो तो हम उसको छोटा सा कोई जीनोमिक सीक्वेंस लिखते हैं, जिससे वो फर्दर पे वो पेज भी आ जाता है।
जी फिर हमारे पास है ग्राफ प्रॉब्लम। ग्राफ प्रॉब्लम में क्या होता है, इनफॉर्मल डेफिनेशन, ग्राफ इज ए कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स कॉल्ड वर्टिसेस एंड सम विच आर कनेक्टेड बाय लाइन सेगमेंट कॉल्ड एजेस। यानी इस तरह से अगर आप 3 नोड्स ले लें, ये वर्टिसेस हैं, और अगर आप इनको कनेक्ट करें तो ये हमारे पास एजेस हैं, ठीक है। और ये किस लिए यूज़ होते हैं, ग्राफ प्रॉब्लम, मॉडलिंग रियल टाइम प्रॉब्लम्स, मॉडलिंग डब्ल्यू यानी आप डब्ल्यू यानी जितनी हमारे पास डब्ल्यू में जो डॉक्यूमेंट्स अटैच होती हैं उनके पीछे भी इस तरह से लिंक होते हैं, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स को बनाने के लिए, प्रोजेक्ट स्केजलिंग के लिए, और इसी तरह से आपको एग्जांपल और ग्राफ एल्गोरिथम्स क्या है कि ग्राफ ट्रैवर्सल एल्गोरिथम होते हैं, शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम होते हैं, टोपोलॉजी सर्चिंग होती है। लास्ट में हम फंडामेंटल डेटा स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करेंगे। इसमें हमारे पास लिस्ट होता है, लिस्ट के अंदर हमारे पास एरे, लिंक लिस्ट, स्ट्रिंग्स, ये सारे मतलब ये है कि हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर जो कि हमारे पास लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स में आ जाते हैं, स्टैक क्यूज भी, और इसके बाद प्रायोरिटी क्यू जो कि इनकी इम्प्लीमेंटेशन है क्यू की और हीप की। फिर हमारे पास नॉन लीनियर में ये आ जाते हैं ग्राफ्स, ट्रीज एंड बाइनरी सर्च, सेट एंड डिक्शनरीज। तो ये सारे हमारे पास फंडामेंटल डेटा स्ट्रक्चर्स की लिस्ट आ जाती है। फर्दर यहाँ पे हमने लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स को एक्सप्लेन किया हुआ है कि एरे क्या चीज़ है, सीक्वेंस ऑफ एन एलिमेंट ऑफ सेम डेटा टाइप दैट आर सॉर्टेड कंटिन्यूसली इन कंप्यूटर मेमोरी एंड मेड एक्सेसिबल बाय सर्चिंग ये वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक इंडेक्स। और लिंक लिस्ट क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ 0 और मोर नोड्स ईच containing 2 kinds of information, some data and 1 or more links called pointers to each nodes of the linked list। उसमें हमारे पास एक टाइप सिंगल लिंक लिस्ट की होती है जो जिससे नेक्स्ट पॉइंटर को रिप्रेजेंट करती है, जैसे नीचे यहाँ बनी हुई है, और एक हमारे पास डबल लिंक लिस्ट है जो नेक्स्ट प्लस प्रीवियस दोनों को रिप्रेजेंट करेगी, यानी यहाँ से और यहाँ पे भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। एरेज जो है हमारे पास फिक्स लेंथ होती है और इसमें हमें पहले से मेमोरी में स्टोर करना पड़ता है, उसके लिए रिजर्व करनी पड़ती है, और कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन होती है, डायरेक्ट एक्सेस हो सकता है और इंसर्ट और डिलीट आराम से हो सकता है। जबकि लिंक लिस्ट जो है वो डायनामिक लेंथ होती है, आर्बिट्रेरी मेमोरी लोकेशन होती हैं, एक्सेस बाय लिंक्स होता है, इसमें भी इंसर्ट और डिलीट करना मुश्किल नहीं होता, आप कर सकते हैं। बट स्टैक्स एंड क्यूज, स्टैक्स हमारे पास जैसे आपके पास प्लेट्स पड़ी होती हैं तो आप नीचे वाली प्लेट पहले नहीं निकालेंगे बल्कि ऊपर वाली प्लेट, यानी इंसर्शन एंड डिलीशन कैन बी डन ओनली एट द टॉप, और लिफो भी से कह सकते हैं। इसमें 2 ऑपरेशंस होते हैं, पुश एंड पॉप। सेम फॉर द क्यूज, queue of customer waiting for services, insertion deletion from rear and deletion due queue from the front, और इसको FIFO भी कहते हैं। 2 ऑपरेशन इसमें भी होते हैं, इन क्यू एंड टी क्यू। फिर ये आ जाता है कि प्रायोरिटी क्यूज एंड हीप। Priority queues implementing using heap, a data structure for maintaining a set of elements, each associated with a key priority with the following operation। ठीक है, इसमें हमारे पास priority की के data structure में क्या चीज़ें होती हैं कि find the item with the highest priority, deleting the element with the highest priority, inserting a new item, और ये सारा काम करेंगे। और scheduling a job on a shared computer करने के लिए हमें sometimes priority queue का concept यूज़ करना पड़ता है। तो ये हमारे पास हीप्स में ये टॉपिक आएगा तो उस वक्त हम इसे ज़्यादा अच्छे तरीके से डिटेल में रीड आउट करेंगे। ये ग्राफ एज अ डेटा स्ट्रक्चर, यहाँ पे सिर्फ हम इसकी डेफिनेशन को देखेंगे कि फॉर्मल डेफिनेशन क्या है। ग्राफ G इक्वल टू V, कम्बिनेशन ऑफ वर्टिसेस एंड कम्बिनेशन ऑफ एजेस डिफाइंड बाय पेयर ऑफ 2 सेट, a finite set of V called the vertices and E of vertices pair called edges। इसमें हमारे पास ग्राफ की 2 टाइप्स होती हैं, अनडायरेक्टेड और डायरेक्टेड हो सकते हैं, और जिनको हम डायग्राफ भी कहते हैं। और हमारे पास वर्ड्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस इन द अनडायरेक्टेड ग्राफ विद मॉड V से हम रिप्रेजेंट करेंगे। और ये हमारे पास लास्ट वन इनका क्या होता है कि इसमें कंप्लीट है, डेंस है एंड स्पेयर ग्राफ्स की टाइप्स हो सकती हैं। अ ग्राफ विद एवरी पेयर ऑफ वर्टिसेस कनेक्टेड बाय एन एज इज कॉल्ड कंप्लीट KV, यानी जब भी सारे एजेस हैं वो सारे कनेक्ट हैं तो वो ग्राफ कंप्लीट है।